एक सवाल जो हमेशा से पूछा जाता रहा है कि ये दुनिया, ये हर चीज जो हमारे चारों तरफ है, आखिर बनी किस चीज से है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं, एक ऐसी साइंटिफिक जासूसी कहानी के जरिए जिसने फिजिक्स की बुनियादी हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है एटम यानी परमाणु के रहस्य को सुलझाने की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल हैरान कर देने वाले सवाल से। जरा सोचिए, एक तोप से निकला गोला टिश्यू पेपर के एक टुकड़े से टकराकर वापस उछल जाए। सुनने में एकदम नामुमकिन लगता है ना? लेकिन विज्ञान की दुनिया में घटी एक ऐसी ही नामुमकिन सी लगने वाली घटना ने पदार्थ के बारे में हमारी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत में। उस दौर में एटम एक अनसुलझी पहेली थी, एक मिस्ट्री। साइंटिस्ट जानते थे कि हाँ, एटम जैसी कोई चीज है, पर वो दिखता कैसा है, उसके अंदर क्या है, ये सब एक ब्लैक बॉक्स जैसा था। और इस ब्लैक बॉक्स को खोलने की रेस शुरू हो चुकी। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की जो पहली बड़ी कामयाबी मिली ना, वो पूरे एटम को देखने से नहीं आई, बल्कि उसके अंदर छुपे एक बहुत ही छोटे से हिस्से की खोज से आई। एक ऐसा क्लू जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। और वो क्लू था इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको पहले यह बता दें कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की प्रायोगिक रूप से खोज होने से पहले जॉर्ज जॉनस्टोन स्टनी ने 1891 में पहले ही इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे छोटी इकाई के अस्तित्व की भविष्यवाणी कर दी थी और इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा था। और 1897 में जे थॉमसन ने ये पता लगाया कि हर एटम के अंदर ये नन्हे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। और ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी बात थी, क्योंकि सदियों से माना जाता था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, वो इनडिविजिबल है। लेकिन इस खोज ने उस पूरी धारणा को एक झटके में तोड़ दिया। पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ है। तो अब जब पहला सुराग हाथ लग गया था, तो साइंटिस्ट के सामने अगला सवाल खड़ा हो गया कि ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, पर ये इलेक्ट्रॉन एटम की बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है? आखिर एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखता कैसा है? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए जे थॉमसन आगे आए अपने प्लम पुडिंग मॉडल के साथ। अब नाम थोड़ा अजीब है, पर आइडिया काफी क्लेवर था। उन्होंने इमेजिन किया कि एटम एक पूरा स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक पुडिंग या समझिए जैसे कोई खीर हो, उसकी तरह फैला हुआ है, और उसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स किशमिश की तरह इधर उधर धसे हुए हैं। ये एटम के स्ट्रक्चर को समझाने की पहली सीरियस कोशिश थी। और पता है, कुछ टाइम तक तो ये मॉडल बिल्कुल ठीक लगा। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उस वक्त तक जितने भी सबूत थे ना, ये मॉडल उन सब पर खरा उतरता था। एक तो इसमें नए नए खोजे गए इलेक्ट्रॉन के लिए जगह थी। दूसरा, ये इस बात को भी एक्सप्लेन करता था कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव पुडिंग उसको बैलेंस कर देता था। लेकिन साइंस का रूल क्या है? हर थियोरी को टेस्ट करना जरूरी है, उसे चैलेंज करना जरूरी है। और बस यहीं से इस डिटेक्टिव स्टोरी में इन्वेस्टिगेशन का अगला और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट फेज शुरू हुआ। अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनकी टीम ने फैसला किया कि इस प्लम पुडिंग मॉडल को टेस्ट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट का डिजाइन बहुत सिंपल लेकिन ब्रिलियंट था। उन्होंने क्या किया, एक गन से छोटे पॉजिटिवली चार्ज्ड बुलेट्स फायर किए। इन्हें अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। और इनका टारगेट क्या था? सोने की एक बेहद पतली पन्नी, इतनी पतली कि ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो। और मकसद बस इतना सा था, ये देखना कि ये गोलियां उस पन्नी के आर पार जाकर कहाँ लैंड करती हैं। ये इस मॉडल का एक फाइनल फोरेंसिक टेस्ट था। तो अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर एटम सच में एक नरम पुडिंग जैसा ही होता जैसा थॉमसन ने सोचा था, तो इन अल्फा पार्टिकल्स के साथ क्या होना चाहिए था जब वो उस सोने की पन्नी से टकराते? तो क्या उम्मीद की जा रही थी? प्रिडिक्शन बिल्कुल साफ थी। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स को उस पन्नी के आर पार सीधे निकल जाना चाहिए था। हाँ, हो सकता है कि उस पॉजिटिव पुडिंग की वजह से वो अपने रास्ते से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाते, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए था। पर जो असल में हुआ वो सिर्फ अलग नहीं था, वो बिल्कुल शॉकिंग था। इतना अनएक्सपेक्टेड कि उस वक्त की थ्योरी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। रदरफोर्ड ने अपनी हैरानी को बयान करने के लिए जो कहा वो आज भी फेमस है। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक टिश्यू पेपर पर 15 इंच का तोप का गोला मारा जाए
और वो पलट के वापस आ लगे। सोच के देखिए, ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, पर कुछ पार्टिकल्स 90 डिग्री से भी ज्यादा पर मुड़ गए और गिने चुने तो सीधे बाउंस बैक हो गए। ये जो इम्पॉसिबल रिजल्ट था ना, इसने रदरफोर्ड को मजबूर कर दिया कि वो पुराने प्लम पुडिंग मॉडल को उठाकर फेंक दे और एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पेश करे। इस केस में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका था। रदरफोर्ड की रीजनिंग बहुत सिंपल और ब्रिलियंट थी। चलिए देखते हैं उन्होंने इस सबूत से क्या मतलब निकाला। पॉइंट नंबर 1, ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए। इसका क्या मतलब? मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, एम्प्टी स्पेस। पॉइंट नंबर 2, कुछ पार्टिकल्स अपने रास्ते से भटके। इसका मतलब हुआ कि एटम के सेंटर में कोई छोटी सी पॉजिटिवली चार्ज चीज है जो उन्हें धक्का दे रही है। और पॉइंट नंबर 3, सबसे जरूरी, जो बहुत ही कम पार्टिकल सीधे बाउंस बैक हुए, उन्होंने साबित कर दिया कि ये जो सेंटर है ये सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा डेंस और मैसिव है, बहुत भारी। और इसी रीजनिंग से जन्म हुआ एटम के न्यूक्लियर मॉडल का, और ये सोच में एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। एटम अब एक नरम पुडिंग नहीं था, बल्कि एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा था। सेंटर में एक छोटा सा भारी पॉजिटिव न्यूक्लियस यानी नाभिक, और उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन्स। तो अब लगा कि केस सॉल्व हो गया, पहेली सुलझ गई, है ना? लेकिन इस कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही बाकी साइंटिस्ट्स ने इस नए मॉडल को समझना शुरू किया, उन्हें इसमें एक बहुत बड़ी, एक फेटल फ्लॉ, एक घातक कमी नजर आई। प्रॉब्लम ये थी कि रदरफोर्ड का ये खूबसूरत सोलर सिस्टम मॉडल उस टाइम के फिजिक्स के जो बेसिक लॉज थे उन्हीं को तोड़ रहा था। उन लॉज के हिसाब से ऐसा एटम 1 सेकंड के छोटे से हिस्से के लिए भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। देखिए, मुश्किल क्या थी, समझिए इस बात को। क्लासिकल फिजिक्स यानी उस दौर की फिजिक्स ये कहती है कि कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, जैसे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन, वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब ऊर्जा छोड़ेगा। और जब वो एनर्जी खोता जाएगा तो उसका पाथ छोटा होता जाएगा और वो स्पाइरल करता हुआ सीधा न्यूक्लियस में जा गिरेगा। नतीजा, एटम तबाह हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा एक पल में। लेकिन हम सब जानते हैं, एटम स्टेबल होते हैं, ये दुनिया हर चीज एग्जिस्ट करती है। तो कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। और आज की ये पड़ताल हम इसी गहरे सवाल पर छोड़ेंगे। अगर उस वक्त के फिजिक्स के नियम सही थे, तो एटम्स को तो तुरंत कोलैप्स हो जाना चाहिए था, उनका तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। तो फिर ये पूरी दुनिया, ये हर चीज आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करती है? ये एक ऐसी पहेली थी जिसने साइंस में एक और नई क्रांति को जन्म दिया। और वो क्रांति थी क्वांटम फिजिक्स का तीसरा शाहकार, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स की अवधारणा, जिससे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आई कमी को दूर किया जा सका। नील्स बोर अपने क्रांतिकारी बोर मॉडल ऑफ एटम के लिए मशहूर है, जिसमें उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं। इससे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझने में मदद मिली और इसके लिए उन्हें 1922 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स की अवधारणा को हम क्वांटम फिजिक्स के अगले अर्थात 8वें वीडियो में समझेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।